हे एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने गली मोहल्लों के आसपास लोगों को देखिए। वो सभी अलग अलग काम में व्यस्त होंगे। कोई दुकान चला रहा है, कहीं पर बैंक होगा, कहीं कोई ऑफिस होगा और कुछ लोग गाड़ियां चला रहे होंगे। इसी प्रकार कुछ लोग गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोग किसी न किसी आजीविका से जुड़े रहते हैं। तो लोगों की इन क्रियाकलापों को समझने के लिए हमें इन्हें व्यवस्थित करना होगा। तो मानव की समस्त क्रियाओं को हम 5 भागों में बांट देते हैं और आज हम इनमें से प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं का सीधा सा कनेक्शन होता है पर्यावरण के साथ। तो पर्यावरण के जितने भी अंग हैं, भूमि, जल, वनस्पति, तो जिनसे मानव अपनी आय प्राप्त कर सकता है, इनकम जनरेट कर सकता है। तो पर्यावरण के इन तत्वों से जुड़ी हुई मानव की क्रियाकलापों को कहा जाता है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है? जैसे भूमि की बात करें तो भूमि पर मानव कृषि कार्य करता है, खनन कार्य करता है, पशुचारण करता है, आखेट करता है, भोजन संग्रह करता है और भी तमाम तरह की एक्टिविटीज हैं। और इन सारी एक्टिविटीज को करके मनुष्य इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है? ठीक वैसे ही जल से है, मनुष्य मछली पकड़ता है, अन्य जलीय जीवों को पकड़ता है। ठीक है? और इन सभी से भी मनुष्य अपनी इनकम जनरेट करता है। ठीक है? वनस्पति के मामले में मनुष्य क्या करता है? वनों से लकड़ियां प्राप्त करता है, औषधि प्राप्त करता है, लीसा, राल और भी तमाम तरीके की एक्टिविटीज हैं। तो इन सभी पर्यावरण के अंगों से मनुष्य जब इनकम जनरेट करता है, तो वो एक्टिविटीज कहलाती हैं प्राथमिक क्रियाएं। और इन एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोगों को कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर लेबर। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं दुनिया भर में। सबसे पहले नंबर पर है इसमें आखेट। वैसे तो शिकार करना आज पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ठीक है, मछलियों को छोड़ करके। लेकिन दुनिया भर में आज भी ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो इस प्रकार के आखेट से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। ठीक है? जैसे अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है? कहाँ पर है? ये अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे देशों के बीचों बीच एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है? यहाँ पर पाई जाती है बुशमैन जनजाति। ठीक है? जो दीमक, छिपकलियां, टिड्डियां, कैटरपिलर से लेकर भेड़, जिराफ, जेब्रा, खरगोश, बतख सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करती हैं। ठीक है? ठीक इसी प्रकार रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैमरून, गेबन के पास में मौजूद है यहाँ पर बाका जनजाति। ठीक है? या बाइका जनजाति। ये जनजाति भी शिकार करती हैं और शिकार के कारण ही इस जनजाति को हंटर गैदरर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, बाका जनजाति। ठीक है? इसी प्रकार तंजानिया देश में मौजूद है हादजा ट्राइब, जो कि अपने भोजन के लिए आखेट पर ही निर्भर है। ठीक है? ग्रीनलैंड, अलास्का, बेरिंग जलडमरू मध्य और साइबेरिया के उत्तर पूर्वी जो चुकची प्रायद्वीप है, यहाँ पर मौजूद होती है एस्किमो जनजाति। नाम तो आपने सुना होगा, एस्किमो। ठीक है? एस्किमो क्या करती है? सील मछली का शिकार करती है हार्पून भाले से। कई बार एग्जाम्स में आता भी है कि हार्पून भाले का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। ठीक है? ये कैरिबो का शिकार करते हैं, रेंडियर का शिकार करते हैं आज भी। ठीक है? इसी प्रकार ग्रीनलैंड और कनाडा के जो स्टेट हैं, लेब्राडोर, क्यूबेक और जो नूनावट्स हैं, वहां पर इनुइट जनजाति निवास करती है। और ये जनजाति जो है व्हेल, सील, पोलर बियर, कैरिबू और आर्कटिक फॉक्स का शिकार करती हैं। ठीक है? भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है जारवा, और ये भी आखेट से ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तो ये ट्राइब्स आज भी शिकार से ही भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे अन्य ट्राइब्स भी हैं वर्ल्ड वाइड जो शिकार करते हैं और अपना भोजन शिकार से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है? इसके अलावा मछलियों का शिकार वैसे तो नदी, झीलों, तालाबों में घरेलू स्तर पर किया जाता है, लेकिन व्यापारिक स्तर पर मछली पकड़ने के स्थान को कहा जाता है बैंक। ठीक है? यहाँ पर जो है गर्म पानी और ठंडे पानी की धाराएं आपस में जहां पर मिलती हैं, ठीक है, उन स्थानों पर घना कोहरा छाया रहता है। ठीक है? मछलियों के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। मछलियां गर्म पानी वाले इलाकों में अपने अंडे देती हैं और ठंडे पानी में विचरण करने चली जाती हैं। ऐसे स्थान मछलियों के लिए बहुत ही आदर्श होते हैं। तो इन स्थानों को बैंक कहा जाता है। और दुनिया के जो सबसे फेमस मछली पकड़ने के स्थान हैं, उसमें जो प्रमुख रूप से नाम आता है
ग्रैंड बैंक ऑफ न्यूफाउंडलैंड। ठीक है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास एक बैंक है, उसका नाम है ग्रैंड बैंक। ठीक है, वहां पर ठंडी लेब्राडोर धारा और गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा आपस में आकर मिलती है। इसके अलावा अगुल्हास बैंक, ग्रेट बहामा बैंक, ठीक है, डॉगर बैंक, ये सारे बैंक जो है मछली पकड़ने के क्या है, फेमस वर्ल्ड वाइड प्लेसेस हैं। ठीक है, और इन स्थानों पर व्यापारिक रूप से मछलियों को पकड़ा जाता है। तो ये थी पहली प्राइमरी एक्टिविटीज, आखिर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पशुचारण। पशुचारण का अर्थ क्या है, पशुओं को पालना। क्यों पालना, ताकि उनसे भोजन, दूध, ऊन, खाल, हड्डियां ये सभी प्राप्त हो सके। ठीक है, और पशुचारण जो है वर्ल्ड वाइड दो अलग अलग तरीकों से किया जाता है। पहला इसमें चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पशुचारण। तो चलवासी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करना। ठीक है, चलायमान रहना। क्यों करना, क्योंकि पशुओं के लिए जो पानी या फिर भोजन चारागाह की खोज में पशुपालक उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराते रहते हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट के कारण इस प्रकार के पशुचारण को घुमंतु या खानाबदोश पशुचारण भी कहते हैं। और इस प्रकार के पशुचारण में जो प्रमुख जानवर होते हैं वो भेड़, ऊंट, याक, बकरियां और मवेशी जैसे गाय, भैंस, बैल, ठीक है, इस प्रकार के जीव प्रमुख रूप से होते हैं, जो इन्हें क्या करते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल और इस प्रकार के उत्पाद इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, भारत में इस प्रकार का जो प्रवास है वो हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, भूटिया जनजाति के जो लोग हैं, ठीक है, वो इस प्रकार के पशुचारण करते हैं, चलवासी। ठीक है, गर्मियों में वो ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं, अल्पाइन जोन में चले जाते हैं, अपने मवेशियों को वहां रखते हैं और विंटर्स में वो वापस नीचे मैदानी क्षेत्रों में चले आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का चलवासी पशुचारण हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। वर्ल्ड वाइड भी इसका प्रचलन देखने को मिलता है। टुंड्रा प्रदेश के सामी और नेनेक्स जनजाति जो है इस प्रकार का चलवासी पशुचारण करते हैं। ये लोग जो है रेंडियर को पालते हैं। रेंडियर यहाँ का एक प्रमुख जीव है जो इनके सामान को भी ढोता है और जरूरत पड़ने पर ये उसको खाते भी हैं। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा में रहने वाली मसाई जनजाति भी इस प्रकार का चलवासी पशुचारण करती हैं। हालांकि अब जो है इनकी संख्या बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना होता है, तो इनके लिए भी जो बेसिक नीड्स हैं वो बहुत ही कम होती चली जा रही हैं। ठीक है, और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इसमें काफी कम हो रहा है, क्योंकि इसके स्थान पर ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, वाणिज्य पशुधन में हो रहा है। तो ये पशुपालक यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वाणिज्य पशुधन की ओर। तो वाणिज्य पशुधन का जो कंसेप्ट है वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, फार्म हाउस होते हैं। फार्म हाउस क्या होते हैं, बेसिकली एक बहुत बड़े एरिया में इनका अपना एक एग्रीकल्चर फील्ड होता है। इसके बीच में जो फार्मर है उसका अपना घर होता है। ठीक है, उस घर पर ही अपने मवेशियों को पालने के लिए जो उनका शेल्टर होता है, और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा इलाका चराई के लिए यूज किया जाता है। प्रॉपर इसका बाड़ा होता है, इसकी सीलिंग होती है, ठीक है, फेंसिंग होती है, और इस बहुत बड़े इलाके में इनके जानवर चरते हैं। ठीक है, तो बाहर से कोई जानवर इन पर अटैक नहीं कर सकता है, प्रॉपर फेंसिंग होती है। और जानवरों की देखभाल के लिए ये कुत्ते रखते हैं। ठीक है, ये कुत्ते ही जानवरों को चरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुत्ते ही इन जानवरों को वापस शेल्टर की ओर ले आते हैं। बहुत ही ट्रेंड होता है। ठीक है, और इसे पूरा फार्म हाउस कहा जाता है। आपने फार्म हाउस का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ये एक फार्म है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में। और बेसिकली इस प्रकार का जो कल्चर है इसका एक ही टारगेट होता है, मीट मीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो जहां पर जिस प्रकार के मीट की डिमांड होगी, फॉर एग्जांपल अगर मटन की डिमांड है तो यहाँ पर ये बकरियों को पालेंगे। ठीक है, अगर पोर्क की डिमांड है तो ये सुअर का पालन करेंगे। बीफ की डिमांड है तो इस प्रकार ये बैलों को, जानवरों को इसमें रखेंगे। ठीक है, और इस पशु फार्म में पशुओं की जो देख रेख है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से होती है। ठीक है, उनका जो प्रजनन है और उन पर बीमारियों बीमारियों के लिए जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है, ताकि जो मीट के लिए जो जानवरों का उत्पादन हो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। ठीक है, और पशुओं की मीट को डिब्बा बंद करके ये जो है बड़े बाजारों में बेच देते हैं। तो इस प्रकार का जो ये वाणिज्य पशुधन जो प्रचलन है वो आपके बेसिकली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, आपके यूएसए में किया जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना, इस प्रकार इन देशों में इस प्रकार का जो पशुपालन है वो प्रचलित है। ठीक है, बड़े बड़े फार्म हाउस में इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है।
ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की प्राइमरी एक्टिविटीज है। तीसरा इसमें कृषि। देखो कृषि भी अलग अलग प्रकार की होती है। पहला इसमें निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब अपना भरण पोषण करना, अपना निर्वाह करना। ठीक है, इसकी भी दो कैटेगरी है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि मतलब देखो आपने इंडिया में एक नाम सुना होगा, झूम कल्चर। ठीक है, झूम में क्या करते हैं, जंगलों को पहले काट लेते हैं और एक बड़ा फील्ड तैयार करते हैं, उन पेड़ों को जला देते हैं और उसकी राख पर जो है क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, 2-3 साल काम करने के बाद जब प्रोडक्शन कम होने लगता है तो फिर दूसरे जंगलों को काट करके वहां पर एक मैदान बनाते हैं और उसकी राख में कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक झूमिंग कल्चर, झूम हमारे इंडिया में नाम प्रचलित है। तो एक प्रकार से इसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है वो शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, और इसी वजह से इसे स्थानांतरणशील कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। ये कई बार आता है, कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कल्चर प्रचलित है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड बात करें तो अमेजन बेसिन के जो सघन वन है और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में मैक्सिको में इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है मिल्पा। जैसे हमारे यहाँ झूम कहा जाता है तो वहां कहा जाता है मिल्पा। ब्राजील में इस प्रकार की कृषि को रोका कहा जाता है और उसी प्रकार मलेशिया में इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है लदान। ठीक है, तो ये हो गई आदिकालीन निर्वाह कृषि। दूसरा इसमें गहन निर्वाह कृषि। देखो इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। बेसिकली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जिनमें सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, तो सीढ़ी नुमा खेती में क्या होता है, खेतों का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो आकार छोटा होने के कारण इसमें मैन मेड लेबर की आवश्यकता होती है, मशीनों का यूज इसमें कम होता है। ठीक है, तो यहाँ मेहनत ज्यादा लगती है। साथ ही यहाँ पर गोबर और हरी खाद का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो कृषि है वो चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, जापान और भारत के हिमालय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह और चावल रहित गहन निर्वाह। तो चावल प्रधान में चावल प्रमुख फसल है और चावल रहित में चावल के स्थान पर जो है गेहूं, जौ, सोयाबीन इस प्रकार की फसल को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, कंडीशंस वही है, खेत छोटे होते हैं और इसमें मैन मेड लेबर की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया निर्वाह कृषि। दूसरा इसमें रोपण कृषि, मतलब जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे चाय, कॉफी, रबड़, कपास, गन्ना, नारियल, केला, इसमें जो है पूरे इलाके में एक ही प्रकार की फसल को बोया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्र बड़ा होता है और इसमें एक ही प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है। तो क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसमें क्या होता है, ज्यादा पूंजी लगती है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है, मैनेजमेंट इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है वो भी जबरदस्त होता है। ठीक है, मतलब नारियल की खेती है तो सब जगह नारियल के ही पेड़ मैक्सिमम आपको लगेंगे। ठीक है, केले की खेती में केले की ही मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। चाय के बागान आपने देखे होंगे तो पूरी तरीके से चाय वहां पर रहती है। कॉफी के बागान होंगे तो कॉफी ही वहां पर लगी रहती है। तो इस प्रकार किसी एक क्रॉप पर ये फोकस करते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर इसमें प्रोडक्शन होता है और प्रॉफिट इसमें ज्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसे रोपण कृषि का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें जो मुख्य फसल है वो है गेहूं और मक्का। ठीक है, प्रमुख उत्पादक स्थल है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विस्तृत मैदानी क्षेत्र। तो बेसिकली जहाँ खेत का आकार बड़ा होता है तो वहां पर इस प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है। और चूंकि खेत का आकार बड़ा है इसीलिए जो सारा कार्य है वो मशीनों से किया जाता है। ठीक है, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक उन्नत बीज, खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका के प्रेरी के मैदान को रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यूरोप में यूक्रेन को रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है और इसी प्रकार भारत में पंजाब हरियाणा के मैदान को रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें डेयरी कृषि, मतलब दूध के लिए पशुपालन। ठीक है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब मवेशियों के रहने का जो स्थान है, उनका प्रजनन है। ठीक है, बीमारी के लिए वैक्सीनेशन वगैरह हो गया और उनके चारे के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और डेयरी फार्मिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, इसमें पूंजी लगती तो है लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और भारत की अगर बात करें तो भारत दुनिया में नंबर 1 दूध के उत्पादन में जो है नंबर 1 स्थान रखता है। नेक्स्ट है इसमें भूमध्य सागरीय कृषि। ये एक विशेष प्रकार की कृषि है। क्यों है विशेष प्रकार? क्योंकि यहाँ शीतकाल में बारिश होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। बेसिकली भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है, तो वहां पर ही इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि नाम दिया गया है।
ठीक है। और इस प्रकार की जो कृषि है उसमें बेसिकली फलों का उत्पादन, फलों और सब्जियों का उत्पादन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, संतरा, अंगूर, अंजीर इस प्रकार का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। और सर्दियों में यूरोप और अमेरिका में जो फल सब्जियों की जो डिमांड होती है वो इस प्रकार की कृषि से पूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें अंगूर, संतरा, अंजीर, जैतून का उत्पादन अधिक होता है। और अंगूर का उत्पादन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होता है। अंगूर से वाइन यहाँ पर बनाई जाती है। तो वाइन प्रोडक्शन के लिए ये जो क्षेत्र है, ये जो कृषि है वो एक हॉटस्पॉट रीजन का काम करती है। तो इस प्रकार आपने देखा प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।